गजानन माधव मुक्तिबोध। गजानन माधव मुक्तिबोध जीवनवृत्त। गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म श्योरपुर जिला मुरैना ग्वालियर मध्य प्रदेश में 13 नवंबर 1917 को रात्रि के 2 बजे कुलकर्णी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता माधव राव पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टर के पद पर थे। माता पार्वती बाई ईसागढ़ बुंदेलखंड के संपन्न कृषक परिवार की थी और पढ़ी लिखी कुशल गृहिणी थी। पहले 2 लड़के गुजर जाने के कारण मुक्तिबोध को माता पिता के अलावा परिवार के अन्य सदस्यों से भी अगाध प्रेम मिला। मुक्तिबोध के पूर्वज वासुदेव जी परदादा जलगांव में रहा करते थे, बाद में ग्वालियर चले गए। मुक्तिबोध के दादा गोपाल राव जी ग्वालियर रियासत के पुलिस विभाग में दफ्तरदार थे। उनकी पुत्री अर्थात मुक्तिबोध की बुआ आताबाई इंदौर के एमटी अस्पताल में हेड नर्स थी। मुक्तिबोध के विद्यार्थी जीवन और संरक्षण में उनकी बुआ आताबाई की महत्वपूर्ण भूमिका रही। मुक्तिबोध पर माता पिता का इतना स्नेह था कि मुक्तिबोध के मृत्यु का संकेत पाते ही एक दिन पहले पिता और सूचना मिलते ही माता ने देह त्याग दिया। मुक्तिबोध ने शांताबाई से प्रेम विवाह सन 1939 ईस्वी में किया था। इस विवाह का घोर विरोध उनकी बुआ आताबाई ने अंत तक की। यद्यपि घर के सभी सदस्य इस शादी के खिलाफ रहे। विरोध का कारण शायद शांताबाई का निम्न वर्ण का होना और स्वयं मुक्तिबोध के यहाँ रसोई बनाने वाली नौकरानी के रूप में काम करना हो सकता है। मुक्तिबोध की आरंभिक शिक्षा उज्जैन, विदिशा, आमझरा, सरदारपुर आदि विभिन्न स्थानों पर हुई। मुक्तिबोध सन 1930 ईस्वी में मिडिल परीक्षा में असफल हो गए थे, जिसे कवि अपने जीवन की महत्वपूर्ण घटना मानते हैं। अगले वर्ष 1931 ईस्वी में मिडिल परीक्षा उत्तीर्ण की। होलकर महाविद्यालय से बीए की शिक्षा पाई तथा लंबे अरसे के बाद नागपुर विश्वविद्यालय से 1953 ईस्वी में हिंदी विषय से एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। मुक्तिबोध ने आजीविका के रूप में सबसे पहले मध्य प्रदेश में ही बड़ा नगर के एक मिडिल स्कूल में अध्यापन करने लगे, किंतु मात्र 4 महीने में ही यहाँ से कार्य मुक्त हो गए। सन 1938 ईस्वी में शारदा शिक्षा सदन सुजावलपुर में एक प्रमुख अध्यापक के रूप में कार्य किए। अगस्त 1939 ईस्वी से उज्जैन के दौलतगंज मिडिल स्कूल में अध्यापन कार्य शुरू किया। अक्टूबर 1941 में शारदा सदन सुजावलपुर में तथा सितंबर 1942 से उज्जैन मॉडल स्कूल में अध्यापक रहे। सन 1945 ईस्वी के बीच मुक्तिबोध वायुसेना में भर्ती होने के लिए बंगलौर आए, किंतु 1 महीने के बाद उज्जैन लौट गए। कुछ समय तक हंस पत्रिका के संपादकीय कार्य से जुड़े, जहां उन्हें 60 रुपये मासिक मिलता था। अक्टूबर 1948 में नागपुर में कुछ दिनों तक सूचना और प्रकाशन विभाग में भी नौकरी की। अक्टूबर 1956 ईस्वी से वे नया खून पत्रिका का संपादन करते हुए सारथी में भी लेखन कार्य किए। जुलाई 1958 ईस्वी में दिग्विजय महाविद्यालय और राजनांद गांव में प्राध्यापक नियुक्त हुए और लंबे समय तक यहीं रहे। मुक्तिबोध अपने जीवन के अंतिम वर्ष में बीमारी से ग्रसित रहे। 7 फरवरी 1964 ईस्वी को पक्षाघात का पहला प्रहार इनके ऊपर हुआ। भोपाल के हमीदिया अस्पताल के डॉक्टरों ने इन्हें ट्यूबरकुलस और मेनिंजाइटिस बीमारी बताया। दिल्ली के मेडिकल इंस्टीट्यूट में 11 सितंबर 1964 ईस्वी की रात मुक्तिबोध का देहावसान हो गया। मुक्तिबोध की रचनाएं सच्चिदानंद हीरानंद रसायन अज्ञे के संपादकत्व में प्रकाशित तारसप्तक में संग्रहित 17 कविताओं को मुक्तिबोध की काव्य यात्रा का प्रथम सोपान माना गया है।
इसमें सन 1938 से 1943 तक की रचनाएं तार सप्तक में संग्रहित मुक्तबोध की 17 कविताएं। आत्मा के मित्र मेरे, दूर तारा, खोल आंखें, अशक्त, मेरे अंतर, मृत्यु और कवि, नूतन अहम, बिहार, पूंजीवादी समाज के प्रति, नाश देवता, सृजन क्षण, अंतर दर्शन, आत्मसंवाद, व्यक्तित्व और खंडहर, मैं उनका ही होता, हे भगवान, एक आत्म वक्तव्य। मुक्तबोध के तार सप्तक में संग्रहित कविताओं में छायावादी प्रभाव परिलक्षित होते हैं। काव्य संग्रह: चांद का मुंह टेढ़ा है 1964 ईस्वी, भूरी भूरी खाक धूल 1980। कहानी संग्रह: काठ का सपना 1967 ईस्वी, सतह से उठता है आदमी 1971 ईस्वी। उपन्यास: विपात्र 1970 ईस्वी। आलोचना: कामयानी एक पुनर्विचार 1952 ईस्वी। नई कविता का आत्मसंघर्ष 1968 ईस्वी। नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र 1971 ईस्वी। एक साहित्यिक की डायरी 1965 ईस्वी। निबंध: भारत, इतिहास और संस्कृति 1962 ईस्वी। मुक्तबोध के बारे में विद्वानों की राय: डॉक्टर बच्चन सिंह: सच्ची क्रियापरक समाजवादी दृश्य तथा फैंटेसी शिल्प के कारण उनकी अपनी निजी पहचान बन जाती है। इस पर दृश्य तथा शिल्प को प्राप्त करने में उसे आत्मा यातना की लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। इस यातना को दो ही कवि ने भोगा है, निराला ने और मुक्तबोध ने। मुक्तबोध ने बीड़ी पीने की लत पर शमशेर का कहना मुक्तबोध के बीड़ी पीने की लत पर शमशेर का कहना है कि इनका एक सहपाठी था शांताराम, जो गश्त की ड्यूटी पर तैनात हो गया था। गजानन उसी के साथ शहर की घुमक्कड़ी पर निकल जाते। बीड़ी का चस्का शायद तभी से लगा। मुक्तबोध की कविता पर अनेक आलोचकों ने अपना मत दिया, जिनमें कुछ के विचार इस प्रकार हैं। डॉक्टर राम विलास शर्मा: मुक्तबोध की कविता असुरक्षित जीवन की कविता है। डॉक्टर नामवर सिंह: मुक्तबोध का संसार कुल मिलाकर निषेध का निषेध है। गंगा प्रसाद बिमाल: मुक्तबोध का काव्य जिस संसार की रचना करता है वह एक भीतरी संसार है। शमशेर बहादुर सिंह: मुक्तबोध की कविता अद्भुत संकेतों से भरी, कभी कानों में चुपचाप राज की बातें कहती चलती है। मुक्तबोध और उनके काव्य संकलन के बारे में श्रीकांत वर्मा का कहना है कि किसी और कवि की कविताएं उसका इतिहास न हो, मुक्तबोध की कविताएं अवश्य उनका इतिहास है। जो इन कविताओं को समझेंगे उन्हें मुक्तबोध को किसी रूप में समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्वयं मुक्तबोध ने कविता के बारे में कहते हैं कि कोई भी कविता सबसे पहले एक सार्थक वक्तव्य होती है। रंजीत सिंह के अनुसार मुक्तबोध की कविताओं में मनुष्य की वैयक्तिक और फिर सामाजिक जिंदगी की सच्चाइयों को देखने समझने के बाद उसे सृजनात्मक रूप दिया गया है, इसीलिए उसमें विद्रूपता और तल्ख है। प्रगतिवादी कवि मुक्तबोध जन साधारण के कवि माने जाते हैं। समाजबोध और जनजीवन में विश्वास उनकी सबसे बड़ी शक्ति है। डॉक्टर रमेश कुंतल मेघ मुक्तबोध को लोक जीवन का जासूस कहते हैं। मुक्तबोध की गहन अनुभूति और तीव्र इंद्रियबोध का कवि भी कहा जाता है। फैंटेसी के कवि मुक्तबोध ने फैंटेसी के बारे में स्वयं कहा है कि वह स्वप्न के भीतर एक स्वप्न, विचारधारा के भीतर और एक और कथ, मस्तिष्क के भीतर एक और मस्तिष्क कक्ष के भीतर एक और गुप्त कक्ष है। राम स्वरूप चतुर्वेदी ने कहा है कि मुक्तबोध का काव्य चांद का मुंह टेढ़ा है, एक बड़े कलाकार की स्केच बुक लगता है। मुक्तबोध के काव्य को निर्मला जैन ने अंतरास्था का विप्लव कहा है। मुक्तबोध के काव्य की तुलना जलते हुए अंगारों पर चलने वाले व्यक्ति की मनः स्थिति से की गई है। रामविलास शर्मा ने मुक्तबोध के काव्य को अपराध भावना का अनुसंधान कहा है। प्रभाकर माचवे ने इनके काव्य को लावा कहा है। डॉक्टर नामवर सिंह ने इनके काव्य को अस्मिता की खोज कहा है। मुक्तबोध की पुस्तक भारत, इतिहास और संस्कृति का मध्य प्रदेश सरकार ने 19 सितंबर 1962 को रोक लगा दी थी। विश्वचंद्र शर्मा ने मुक्तबोध की आत्मकथा नाम से मुक्तबोध की
जीवनी सन 1964 ईस्वी में लिखी। मुक्तिबोध प्रकाश के कवि हैं। उनका मानना था कि सत्य अंधकार में नहीं, प्रकाश में मिलता है। इसीलिए वे कहते हैं कि साहित्य मनुष्य के आंशिक साक्षात्कारों के बिंबों की एक मालिका तैयार करता है। साहित्य में प्रकाश ही प्रकाश है, किंतु हमें प्रकाश में सत्यों को ढूंढना है। मुक्तिबोध मानवता के प्रति आस्था भाव रखने वाले कवि हैं। उन्होंने जिंदगी को जिया, अधिक काटा कम था। उनकी कविताओं में संघर्ष प्रतिदिन घटित होने वाले कार्य, घटनाओं और गतिविधियों की शक्ल दिखाई पड़ती है। इनकी कविता में प्रवृत्ति के कोमल और कठोर दोनों चित्र मिलते हैं। भूल गलती कविता मुक्तिबोध के चांद का मुंह टेढ़ा है 1964 ईस्वी में संकलित है। इस कविता में कवि ने सामंती शासन का क्रूर चित्र अंकित किया है। जनता की भूल गलती के कारण ही क्रूर सामंत को अपार शक्तियां प्राप्त होती है और वह सत्ता पर बैठ पाता है। कवि कहते हैं कि वह सामंत सत्ताधारी दरबार में बैठा है और उसके सामने जनता की लंबी कतारें सिर झुकाए बेजुबा बेबस हो सलाम की मुद्रा में खड़ी हैं। सिंहासन पर बैठे हुए क्रूर सामंत शासक के सामने एक व्यक्ति को लाया जाता है जिसे विद्रोही की संज्ञा दी जाती है। यह विद्रोही व्यक्ति मुक्तिबोध ही है, जो शोषक सामंत और क्रूर सत्ताधारी के खिलाफ आवाज को बुलंद करते हैं। उस व्यक्ति के शरीर पर सिपाहियों के मार से घाव बने हैं। उसका चेहरा आड़ी तिरछी लकीरों से कटा हुआ है। वह ऊंचे कद का व्यक्ति हथकड़ी पहने हुए, उसके शरीर पर फटे हुए लत्ते कपड़े हैं, शरीर से खून बह रहा। वस्तुतः वह व्यक्ति ईमानदार है जिसने शासन के प्रति विद्रोह किया। वह बड़ी निर्भीकता से सुल्तान की निगाहों में निगाह डालता है। कविता में कवि बेईमान राजा के प्रति सशक्त रक्त रंजित क्रांति का पक्षधर है। इस कविता में शासन और शोषण के विरुद्ध जागरण और आक्रोश का दृश्य खींचा गया है। कविता में यह बताया गया है कि गलती के शासन के लिए ईमान को कैद करना जरूरी होता है। समूचे जिस्म पर लत्तर झलकते लाल लंबे दाग, यह संकेत उस इंसान आदमी की गरीबी बेबसी का है। शरीर पर खून के दाग हैं, फिर भी ईमान दुरुस्त है। इस कविता में सुसंस्कृत नेतृत्वकारी लोग की चुप्पी पर कवि व्यंग करते हुए कहते हैं कि तमाम मनसबदार, तमाम कवि, सूफी संत, तमाम ज्योतिषी, इब्ने सिन्ना ज्योतिष था, तमाम दार्शनिक अल गजाली तसव्वुफ, तमाम इतिहासकार अल-बरूनी, सभी ज्ञानी आलिम फजील, ये सभी के सभी केवल चुप हैं, तमाशबीन बने हैं। ईमान से यह कहा जाता है कि अगर वह कुछ शर्तों को मान ले तो उसे जिंदगी बख्श दी जाएगी, पर ईमान इसे शर्मनाक बताते हुए इनकार कर देता है। कवि बदशाहत के समाप्त होने का संकेत देते हुए कहता है कि इस पर मौत के काले बादल छा गए हैं। लोहे का रक्षा कवच मिट्टी का होता जा रहा है, उसकी अकड़ रेत की तरह भुरभुरा रही है, सन्नोट की तरह खोखली हो रही है। इस कविता में मुक्तिबोध ने दरबार का बिल्कुल जीवंत बिंब प्रस्तुत किया है। कविता में फारसी शब्दों के द्वारा मध्ययुगीन वातावरण के दृश्य को प्रस्तुत किया गया है। सुल्तान के दरबार का समूचा वर्णन प्रस्तुत अप्रस्तुत है और प्रतीक के रूप में आया है। कविता का मुख्य पहलू गलती और ईमान के बीच विरोध के इर्द गिर्द चक्कर काटती है। वस्तुतः कहा जा सकता है कि हमारे जीवन की जो भूलें हैं वे ही स्वार्थ के हथियारों से सुसज्जित होकर समूचे व्यक्तित्व पर काबिज हो जाती हैं। महत्वपूर्ण पद भूल गलती आज बैठी है जिरह बख्तर पहनकर चमकते हैं खड़े हथियार, उसके दूर तक आंखें चिलकती हैं नुकीली तेज पत्थर सी, वह कैद कर लाया गया ईमान, सुल्तानी निगाहों में निगाहें डालता दया, बेखौफ नीली बिजलियों को फेंकता खामोश।
मनसबदार शायर और सूफी अल गजाली, इब्ने सिन्ना, अल बरूनी, आलिमो फाजिल और पह सालार सब सरदार हैं खामोश। हमारी हार का बदला चुकाने आएगी संकल्प धर्म चेतना का रक्त पल्लवीश्वर। हमारे ही हृदय का गुप्त षडाक्षर प्रकट होकर विकट हो जाएगा। ब्रह्म राक्षस कविता से अंधेरे में कविता। ब्रह्म राक्षस कविता अभी कितना है, मजे थे भाई, है ना। आइए देखते हैं ब्रह्म राक्षस कविता से। यह कविता मुक्तबोध के काव्य संकलन चांद का मुंह टेढ़ा से ली गई है। प्रभाकर माचवे के शब्दों में मुक्तबोध का कविता संग्रह चांद का मुंह टेढ़ा है। तार सप्तक के बाद यह बहुऐतिहासिक महत्वपूर्ण हिंदी की कविता की मोड़ पर का लैंप पोस्ट है, आकाशदीप, दीवादांडी, लाइट हाउस है। इस कविता को मुक्तबोध ने सन 1957 में लिखा था। यह कविता सबसे पहले बनारस से प्रकाशित होने वाली कवि पत्रिका में अप्रैल 1957 में छपी थी। ब्रह्मराक्षस के बारे में मुक्तबोध का कहना है कि जो ब्राह्मण नाना प्रकार के पाप कर्मों में लिप्त रहता है, उसे मृत्यु के उपरांत प्रेत योनि प्राप्त होती है और वह भी ब्रह्मराक्षस होता है। ब्रह्मराक्षस कविता में मूलतः दो खंड हैं। एक ब्रह्मराक्षस के रहने का स्थान और उसका व्यवहार तथा दूसरा उसके पाप कर्मों का वर्णन। ब्रह्मराक्षस कविता पूरी तरह फैंटेसी में रचित है। फैंटेसी शब्द यूनानी शब्द फंटेसिया से बना है, जिसका अर्थ है मनुष्य की वह क्षमता जो संभाव्य संसार की सृजना करती है। मुक्तबोध के अनुसार फैंटेसी मन की निगूढ़ वृत्तियों का अनुभूत जीवन समस्याओं का इच्छित विश्वासों और इच्छित जीवन स्थितियों का प्रक्षेप है। युंग का कहना है कि फैंटेसी मुक्त साहचर्य का पर्याय है और अवरोधहीन असंगत बिंबों का आकलन है। ब्रह्मराक्षस कविता में ब्रह्मराक्षस मध्यम वर्ग की भौतिक चेतना का प्रतीक है और इसी चेतना के कारण वह मुक्ति के लिए छटपटाता रहता है। वस्तुतः प्राप्त ज्ञान को व्यवहारिक रूप में परिणत नहीं करने के कारण व्यक्ति में भटकाव आ जाता है और यही भटकाव उसके अंदर कुंठा, निराशा, संतरास आदि का सृजन कर देता है। कविता में यह बताया गया है कि संचित ज्ञान और अनुभव तभी सार्थक होता है जब वह निरंतर विकसित और परिवर्धित होता रहे। ब्रह्म राक्षस की ट्रेजेडी आज के बुद्धिजीवी की ही ट्रेजेडी है। ब्रह्म राक्षस अतीत की बौद्धिक चेतना है जो बावड़ी रूपी वर्तमान समूह मन में रहता है और अपनी आत्मा के अन्वेषण में रत है। कविता में ब्रह्मराक्षस एक गणितज्ञ, एक शोषक की व्यथा कथा है जो जीवन के अच्छे मूल्यों की सत्यों की शोध में भटकता है। इस विचार प्रधान कविता का प्रारंभ ब्रह्मराक्षस के निवास स्थान शहर के दूसरी ओर खंडहर के परित्यक्त स्थान बावड़ी से होता है। इस बावड़ी के पानी की गहराई में अनेक सीढ़ियाँ डूबी हैं। उस बावड़ी का वातावरण भयावह दृश्य को प्रस्तुत करता है, जैसे वृक्ष की शाखाएं आपस में उलझी हैं, उस पर घुघुओं, उल्लुओं से परित्यक्त पूरे गोल घोंसले लटक रहे हैं। कवि मुक्तबोध स्वयं इस वीरान वातावरण के बारे में कहते हैं कि मन एक रहस्यमय लोक है, उसमें अंधेरा है, अंधेरे में सीढ़ियाँ हैं। हाँ, सबसे नीचे सीढ़ी पानी में डूबी हुई है, वहाँ अथाह काले जल में कोई बैठा है, वह शायद मैं ही हूँ। कविता में ब्रह्मराक्षस अपने अहम को तुष्ट करके प्रफुल्लित हो जाता है। बावड़ी की भीतरी दीवार पर सूर्य का प्रकाश जब पड़ता है तो उसे लगता है कि सूर्य ने उसे प्रणाम किया। पड़ती चांदनी की किरणों से लगता है कि चाँद ने उसका वंदन किया। वस्तुतः वह अपने ज्ञान के आगे
हर व्यक्ति को ही नहीं बल्कि प्रकृति के हर वस्तु को अपने से हीन मानता है। ब्रह्म राक्षस कविता में प्रकृति का भी सुंदर चित्र खींचते हुए कवि श्वेत फूलों और हरी टहनियों वाले टगर का युवती के रूप में चित्रण किया है। कवि अंत में कहते हैं कि मैं उस ब्रह्म राक्षस का शिष्य बनना चाहता हूँ, उसके संपूर्ण कार्यों को पूर्ण करना चाहता हूँ, साथ ही उसकी वेदना के स्रोत को संगतपूर्ण तरीके से निष्कर्षों तक पहुँचाना चाहता हूँ। इस कविता में उत्प्रेक्षा, रूपक, अनुप्रास, श्लेष, उपमा आदि अलंकारों की बहुत सुंदर छटा विद्यमान है। महत्वपूर्ण पद। बावड़ी की उन घनी गहराइयों में सोन ब्रह्म राक्षस एक बैठा है। स्वच्छ करने ब्रह्म राक्षस घिस रहा है देह, हाथ के पंजे बराबर, बाह, छाती, मुंह छपाछप, खूब करते साफ फिर भी मैल। मस्तक की लकीरें बुन रही हैं आलोचनाओं के चमकते तार, अति प्रफुल्लित कंटकित तन मन वही करता रहा अनुभव की नभ में भी विनत हो मान ली है शीर्षता उसकी। पिस गया है वह भीतरी और बाहरी दो कठिन पाटों के बीच, ऐसी ट्रेजेडी है नीच। मैं ब्रह्म राक्षस का सजल उर शिष्य होना चाहता, जिससे कि उसका वह अधूरा कार्य, उसके वेदना का स्रोत संगत पूर्ण निष्कर्षों तलक पहुँच सकता। अंधेरे की कविता से। मुक्तिबोध रचित अंधेरे में कविता उनके काव्य संकलन चांद का मुंह टेढ़ा है की अंतिम और अत्यंत सशक्त तथा सबसे लंबी कविता है। यह कविता करीब 43 पृष्ठों की तथा 8 खंडों में विभक्त है। मुक्तिबोध ने इस कविता का शीर्षक पहले आशंका के दीप अंधेरे में रखा था, किंतु प्रकाशन के समय इसे अंधेरे में ही रहने दिया। अंधेरे में कविता पर विद्वानों की राय। अंधेरे में कविता पर विद्वानों की राय। शमशेर बहादुर सिंह। यह कविता देश के आधुनिक जन इतिहास का शमशेर बहादुर सिंह। यह कविता देश के आधुनिक जन इतिहास का स्वतंत्र, पूर्ण और पश्चात एक धाकता इस्पाती दस्तावेज है। इसमें अजब और अद्भुत रूप से व्यक्ति और जन का एकीकरण है। हर शंका प्रसाई सबसे लंबी कविता अंधेरे में, जिसमें फासिस्ट ताकतों के भयावह कल्पना चित्र हैं। डॉक्टर प्रभाकर माचवे। यह कार्बनिक इन वर्ष है। इसके बहुत से अंश पिकासो के विश्व प्रसिद्ध चित्र जैसा ही प्रभाव डालते हैं। डॉक्टर रामविलास शर्मा। मुक्तिबोध आधुनिक बांग्ला, मराठी और हिंदी काव्य साहित्य के प्रेमी थे। उनकी अस्तित्व भावधारा इस परंपरा बोध से टकराती थी। यह टक्कर जिस कविता में बहुत ही तीव्र रूप में प्रकट हुई है, उसका नाम है अंधेरे में। चंचल चौहान। अंधेरे में कविता की रचना एंटीथीसिस के आधार पर हुई। ध्यान से देखें तो यह अंधेरे के प्रकाश की ओर, व्यक्ति के समूह की ओर, अस्मिता से आत्मविलय की ओर, स्वात्म से निस्वात्म की ओर, आत्मनिर्वासन के आत्मविस्तार की ओर तथा मैं से हम की ओर यात्रा करती है। इसका विकास इन्हीं विरोधों के कारण हुआ। अशोक वाजपेयी। अंधेरे में कविता को मानवता का दस्तावेज बताते हुए पिछली 20 वर्ष की कविता की संभवतः श्रेष्ठतम उपलब्धि यही है। नामवर सिंह। इस कविता का मूल कथ्य है अस्मिता, आइडेंटिटी की खोज, किंतु कुछ अन्य व्यक्तिवादी कवियों की तरह इस खोज में किसी प्रकार की आध्यात्मिकता या रहस्यवाद नहीं, बल्कि गली सड़क की गतिविधि, राजनीतिक परिस्थिति और अनेक मानव चरित्रों की आत्मा के इतिहास का वास्तविक परिवेश है। डॉक्टर शिव कुमार मिश्र। मुक्तिबोध की यह कविता नई कविता का एक गौरवशाली कीर्तिमान है। अंधेरे में जैसे उनकी प्रखर यथार्थबोध की
कविता का निर्माण ही एक ऐसी विशाल फैंटेसी पर आधारित है। एक केंद्रीय फैंटेसी और उसकी भीतरी परतों में ब्याज के छिलके की भांति छिपी अन्य फैंटेसियाँ एक एक परत खुलती जाती है, दृश्य बदलते जाते हैं और यथार्थ की सजीव में सजीव छवियाँ सामने आते रहती हैं। नरेंद्र सिंह मुक्तबोध की कविता अंधेरे में रोशनी की चीख है। नेमचंद जैन। यह कविता अपने विविध मुखी प्रसार को यथार्थ की धुरी पर अधिष्ठित रख मुक्तबोध की काव्य सामर्थ्य की ध्वजा फहराने वाली है। आदमी की एक साथ दो जगहों पर हाजिरी देने की कोशिश उसे द्वंद्व की स्थिति में ले आती है। मन की यह कोशिश गंगा प्रसाद विमल। अंधेरे में शीर्षक उनकी कविता अपने अंदर की इस लड़ाई की प्रतीक कविता है, जिसमें घोर अवसाद और घोर विद्रोह के तत्व हैं। राम स्वरूप चतुर्वेदी। अंधेरे में के लंबे खंडों में कवि की समस्या है समाज के उत्थान पतन और आंदोलन के बीच अपनी रचना के प्रेरक तत्वों का अभिज्ञान। रचना कैसे बाहर से अंदर आती है और फिर कैसे बाहर दूर दूर तक परिव्याप्त हो जाती है। इंद्रनाथ मदान ने अंधेरे में कविता को आत्म संशोधन का अनुसंधान कहा है। अंधेरे में कविता फैंटेसी पर आधारित सस्पेंस, आतंक और तिलिस्म, संदेह, आशंका, भयावहपन और दुश्चिंता, मूल बदलाव और दुस्सपनों की एक लंबी कविता है। अंधेरे में कविता पर आधारित महत्वपूर्ण तथ्य। यह कविता किसी मृत्यु दल की शोभा यात्रा का नग्न यथार्थ प्रस्तुत करती हुई सैनिक शासन और अमानवीय हिंसाओं के बीच जन क्रांति का सूत्रपात करती है। इसके वातावरण रहस्यमय, आतंकपूर्ण किंतु मूर्त हैं। इस कविता के 8 खंड हैं। 8 खंडों का संक्षिप्त ब्यौरा इस प्रकार है। अंत में एक रक्तलोचन स्नात पुरुष दिखाई पड़ता है। यह उसके विभाजित व्यक्तित्व का सकारात्मक अंश है। दूसरे खंड में मैं बाहर आने के लिए सांकले बजाता है और वह मैं में गुरु शिष्य संबंध स्थापित होता है। तीसरे में शहर में निकले जुलूस का वर्णन है, जिसमें चलने वाले लोग दोहरे चरित्र वाले हैं। चौथे में व्यवस्था, क्रूरता, तानाशाही तथा क्रांति विरोधी प्रवृत्ति का वर्णन है। 5वें खंड में कवि द्वंद्वग्रस्त रहते हुए जीवन का परीक्षण करता है। छठे में जनता के भविष्य का वर्णन है। 7वें में अभिव्यक्ति में आने वाले खतरे का उल्लेख है। 8वें में आत्म संभावना पर अभिव्यक्ति की उपलब्धि है। इसमें जन क्रांति की ज्वाला का भड़कना दिखाया गया है। वस्तुतः इस कविता में वह और मैं के बीच एक आत्म साक्षात्कार होता है। व्यक्ति अपने को भूलकर वह पाने के लिए भटक रहा है। इस कविता में 2 रक्तलोक स्नात पुरुष हैं। पहला वह जो जिंदगी के अंधेरे कमरे में चक्कर लगा रहा है और दूसरा वह जो तालाब की लहरों में अपना चेहरा देखता हुआ भीतर आने के लिए सांकल बजा रहा है। मैं सुविधा जीवी से उबरना नहीं चाहता, इसीलिए वह रक्तलोक स्नात पुरुष से मिल नहीं पाता। रक्तलोक स्नात पुरुष को कवि ने मानवीय संस्कृति के विकास हेतु संघर्षरत संस्कृत पुरुष का प्रतीक माना है। पूरी कविता मुक्तबोध के आत्मान्वेषक के साथ अनेक संघर्ष करता हुआ अपनी आत्मा का साक्षात्कार करता दिखाई पड़ता है। कविता में बताया गया है कि जीवन एक कमरा है और जीवन रूपी कमरे में अंधकार में कोई लगातार चक्कर लगाता है पर दिखाई नहीं पड़ता। वस्तुतः कविता में नहीं दिखने वाला व्यक्ति अवचेतन मन है, जहाँ अनेक प्रकार की आकांक्षाएं सोई रहती हैं, जो समयानुकूल जाग उठती हैं। कविता में रक्तलोचन स्नात पुरुष की उपस्थिति वृक्षों के अंधेरे में छिपी हुई किसी खोह के
शिलाद्वार के धड़ से खुलने पर रहस्यमय रूप में होती है। वह रक्तलोक स्नात पुरुष का गौरवर्ण दीप्त तथा सौम्य रूप है। उस स्नात पुरुष को देख कर कवि को लगता है कि यह और कोई नहीं, अब तक न पाई गई उसकी अभिव्यक्ति ही है, आत्मा की प्रतिमा है। कवि को ऐसा आभास होता है कि मेरे हृदय कपाटों की सांकल को कोई खटखटा रहा है और मुझको मेरी ही बात बताने के लिए बार बार बुला रहा है। कवि उस पुरुष को अपनी बाहों में कसना, हृदय में रखना और उससे घुल मिल जाना चाहता है, किंतु अपनी कमजोरियों से ही लगाव के कारण उसे टालता रहता है। बड़ी उधेड़बुन के बाद जब काव्य नायक जंग खाई हुई सिटकनी को जोर लगाकर खोला तो बाहर शून्य अंधकार में से कोई पक्षी चीखते हुए यह बताता है कि वह आगंतुक तुम्हारी प्रतीक्षा करके वापस लौट गया है। यह पंछी का चीखना कवि की अंतरात्मा की चीख या ध्वनि का प्रतीक है। कवि की अंतरात्मा उस चले गए आगंतुक के बारे में कहता है कि वही तुम्हारी पूर्णतम अभिव्यक्ति है। वह तेरी अंतरात्मा है, वह तेरा गुरु है और तू उसका शिष्य है। इस कविता में टॉलस्टॉय की चर्चा से यह कहा जा सकता है कि मुक्तबोध पर टॉलस्टॉय के विचारों का प्रभाव अवश्य रहा होगा। कवि बैंड की दबी हुई धीमी ध्वनि सुनकर जब घर की गैलरी से झांकता है तो उसे सड़क पर मरी हुई और खींची हुई काली जीभ नजर आती है। काली जीभ देखना अशुभ का संकेत माना जाता है। जुलूस के समीप आने पर कवि को यह आदेश होता है कि कहीं यह किसी मृत्यु दल की शोभा यात्रा तो नहीं है। कवि ने उस दल में कई प्रख्यात आलोचक, विचारक, जगमगाते कवि, मंत्री, उद्योगपति, विद्वान के अलावे नगर के कुख्यात हत्यारा डोमाजी उस्ताद को देखता है। कवि को दल में चलने वाले लोगों की काया भूतों जैसी भयंकर दृष्टिगोचर हो रही है। कवि कहता है कि ये सब प्रतिष्ठित लोग अपनी राक्षसी आत्माओं पर दिन में सभ्यता, परोपकार, आदर्शवादिता आदि के आवरण चढ़ाए रहता है, जबकि रात्रि के निस्तब्ध वातावरण में इनका असली रूप दिखाई पड़ता है। कवि को इस तरह देखते हुए जुलूस के कुछ लोगों ने देख लिया और देखते ही शोर मचाने लगा कि इसे मारो, तुरंत गोली मारो। कवि को विश्वास है कि उन लोगों को देखने और पहचानने की उसे कड़ी सजा मिलेगी। कवि चौथे खंड में व्यवस्था की क्रूरता का वर्णन करता है। इसी खंड में शहर में मार्शल लॉ लगा हुआ है, लोग इधर उधर भाग रहे हैं। कवि भी भागता हुआ बरगद पेड़ के पास आता है। वस्तुतः बरगद पेड़ उपेक्षितों, वंचितों तथा गरीबों के आश्रयदाता के रूप में चित्रित है। बरगद पेड़ के नीचे एक सिरफिरा व्यक्ति भी है। वस्तुतः वह व्यक्ति और कोई नहीं, स्वयं कवि ही है। कविता में कवि स्वयं अपनी आत्मा की आलोचना करते हुए कहता है कि मेरे आदर्शवादी मन, हे मेरे सिद्धांतवादी मन, अब तब तुमने क्या किया, जीवन क्या जिया। पांचवें खंड में कवि अपने ही द्वंद्वग्रस्त चेतना में रहकर जीवन का परीक्षण करता है। कविता का छठा खंड आत्मविस्तार की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। छठे खंड की गतिविधि से संबंधित रामदरस मिश्र का वक्तव्य है। मुक्तबोध बार बार व्यक्ति और समाज, व्यक्ति तथा व्यक्ति के दो पहलुओं के तनावों को लेकर समकालीन जीवन, विडंबना और यथार्थ की संश्लिष्टता को रूपायित करते चलते हैं। वे बार बार कलाकार के भीतर निहित मानवीय शक्ति, संभावना और सुंदरता को उजागर करते हुए व्यवहार में उसको अंतर्मुखता और निष्क्रियता को सामने ला देते हैं और लोगों की टकराहट से एक विचित्र प्रभाव पैदा करते हैं। सातवें खंड में मुख्य रूप से समाज का एकीकरण करने का प्रयास है।
यहाँ आत्मचेतस विश्वचेतस के रूप में दिखाई देता है। इस खंड में तनाव घटने लगता है। काव्य नायक कहता है कि मुझे आतताई सत्ता की कैद से मुक्त या रिहा कर दिया गया है। 8वें खंड में जन क्रांति का आह्वान है। क्रांति पथ पर बढ़कर अपने लक्ष्य को पाने के लिए संघर्षरत व्यक्ति। कहीं आग लग गई, कहीं गोली चल गई, मैं क्रांति का संकेत निहित है। इस खंड में यह भी बताया गया है कि बुद्धिजीवी वर्ग अपने उत्तरदायित्व का भली भांति निर्वाह नहीं कर रहे हैं। बुद्धिजीवी वर्ग आज के परिवेश में पूंजीवादी शक्तियों के कृतदास हैं। कवि को इस बात का भी क्षोभ है कि समाचार पत्र भी अपनी भूमिका का सही निर्वहन नहीं कर पा रही है। समाजता कहा जा सकता है कि अंधेरे में कविता सामाजिक अव्यवस्था, मानस पर छाई अमूर्त छायाओं तथा व्यक्तित्व की परतों पर बिछी स्याह कालिक का प्रतीक है। महत्वपूर्ण पद। जिंदगी के कमरों में अंधेरे लगाता है चक्कर, घुसती है लाल लाल मशाल, अजीब सी अंतराल विवर के तम में लाल लाल कोहरे में सामने रक्त लोक स्नात पुरुष एक। वह रहस्यमय व्यक्ति अब तक न पाई गई मेरी अभिव्यक्ति है। प्रश्न ने गंभीर शायद खतरनाक भी छटपटा रही है। शब्दों की लहरें मीठी है दुस्सह, अरे हाँ सांकल ही रह रह बजती है द्वार पर। उसे देख प्यार उमड़ता है अनायास, लगता है दरवाजा खोलकर बाहों में कस लूं, हृदय में रख लूं, घुल जाऊं, मिल जाऊं लिपट कर उससे। नहीं नहीं, उसको मैं छोड़ नहीं सकूंगा, सहना पड़े मुझे चाहे जो भले ही। सूनी है राह, अजीब है फैलाव, सर्द अंधेरा ढीली आँखों से देखते हैं विश्व उदास तारे। वह चला गया है, वह नहीं आएगा ही नहीं अब तेरे द्वार पर। वह तेरी पूर्णतम परम अभिव्यक्ति, उसका तू शिष्य है यद्यपि पाताल तक। वह तेरी गुरु है। वह जान गया है, सब मार डालो, उसको खत्म करो एकदम। हाय हाय, मैंने उसे देख लिया नंगा, इसकी मुझे और सजा मिलेगी। वो मेरे आदर्शवादी मन, वो मेरे सिद्धांतवादी मन। अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया, दुखों के दागों को तगमों सा पहना, अपने ही ख्यालों में दिन रात रहना। बहुत ज़्यादा लिया, दिया बहुत कम। मर गए देश, अरे जीवित रह गए तुम। मर गया देश, अरे जीवित रह गए तुम। लोकहित पिता को घर से निकाल दिया, जन मन करुणा सीमा को हकाल दिया। मेरा सिर गर्म है इसीलिए भरम है, भागता मैं दम छोड़ घूम रहा कई मोड़। सबका था प्यार अपने में द्युतिमान, उसका यूं वध हुआ, मर गया एक युग, मर गया एक जीवन दर्शन। अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, तोड़ने होंगे ही मठ और गढ़ सब। कविता में कहने की आदत नहीं, पर कह दूं वर्तमान समाज चल नहीं सकता, पूंजी से दूर हुआ हृदय बदल नहीं सकता। खोजता हूँ पठार पहाड़ समुंदर, जहाँ मिल सके मुझे मेरी वह खोई हुई परम अभिव्यक्ति, अनिवार्य आत्मसंभवः। सुदामा पांडे धूमिल जीवन वृत्त। सुदामा पांडे धूमिल का जन्म वाराणसी के पास खेवली गांव में 9 नवंबर सन 1936 ईस्वी को हुआ तथा इनका देहावसान 10 फरवरी 1975 ईस्वी को ब्रेन ट्यूमर के कारण हो गया। सन 1958 ईस्वी में ITI वाराणसी से विद्युत में डिप्लोमा कर वही विद्युत अनुदेशक बने। उनकी माता राजवंती देवी तथा पिता शिवनायक पांडे थे। धूमिल की पत्नी मूरत देवी थी। 77 कविता के आकाश में
धूमिल धूमकेतु की तरह अवतरित और अल्प समय में हिंदी साहित्य जगत में जगमगाते सितारे बन गए। धूमिल की कविताओं में प्राप्त स्वतंत्रता से मोहभंग की पीड़ा, व्यवस्था के प्रति रोष, शालीनता, भद्रता आदि के नाम पर दिखावेपन पर धूमिल एक आक्रमणकारी की तरह प्रहार करते हैं। धूमिल अकादिता आंदोलन के एक प्रमुख हस्ताक्षर हैं। धूमिल एक ऐसी काव्य भाषा को विकसित करते हैं जो नई कविता की रोमानियत, कल्पनाशीलता, दुरूहता से मुक्त हो। धूमिल हिंदी कविता में एंग्री मैन के रूप में विख्यात हैं। धूमिल की काव्य रचनाएं। धूमिल की मात्र 3 काव्य रचनाएं हैं। संसद से सड़क तक, इसका प्रकाशन 1975 ईस्वी में राजकमल प्रकाशन से हुआ। इस संग्रह में कुल 25 कविताएं हैं, जिनमें मोचीराम, नक्सलबाड़ी कविता, पटकथा आदि महत्वपूर्ण है। कल सुनना मुझे। इस संग्रह का प्रकाशन उनकी मृत्युपरांत सन 1976 ईस्वी में। इसमें कुल 36 कविताएं हैं, जिनमें रोटी और संसद, प्रजातंत्र के विरुद्ध, खेवली, किस्सा, राजतंत्र आदि प्रसिद्ध है। इसी काव्य संग्रह पर 1979 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया। सुदामा पांडे का प्रजातंत्र धूमिल का यह तीसरा और अंतिम काव्य संग्रह है, जिसका प्रकाशन उन्हीं के पुत्र रत्नाकर के अथक प्रयासों से सन 1984 ईस्वी में संभव हो सका। इस काव्य संग्रह में कुल 61 कविताएं हैं। इस संग्रह की भूमिका विद्या निवास मिश्र ने लिखी। धूमिल की प्रसिद्ध कविताएं मोचीराम, पटकथा, रोटी और संसद, नक्सलबाड़ी, कुत्ता, अकाल दर्शन और भाषा की रात, 20 साल बाद, लोहे का स्वाद, कविता, जनतंत्र के सूर्योदय में, शहर में सूर्यास्त, ट्यूशन जाने से पहले आदि। धूमिल के बारे में विद्वानों की राय। धूमिल के आने तक आलोचना का मुँह कहानी की ओर था। वह आया और आलोचना का मुँह कविता की ओर कर दिया। काशीनाथ सिंह। धूमिल का उदय धूमकेतु की तरह होता है, जिसमें अग्नि भी है, धुआं भी है। धुआं आधुनिकता है और अग्नि प्रगतिशील चेतना। डॉक्टर बच्चन सिंह। धूमिल का काव्य स्वाधीन भारत की हिंदी कविता की नक्सलबाड़ी है। राम कृपाल पांडे। धूमिल के काव्य में काम नहीं, कामुकता के प्रति गहरी वितृष्णा है। विद्या निवास मिश्र। राजनीति की भाषा और समय को इस दौर में एक संजीदा कवि मिला। धूमिल। डॉक्टर प्रभाकर छेत्री। धूमिल की कविताओं में प्रयुक्त कुछ प्रसिद्ध शब्द जंगल, भूख, विदेशी मुद्रा, लाल हरी झड़ियाँ, अमीन, चतुराई, फाइलें, विज्ञापन, वारंट, भेड़िया, बेहयाई वस्तुतः कवि की सामाजिक राजनीतिक विमर्शों की ओर संकेत करते हैं। धूमिल का कविता के बारे में वक्तव्य। कविता भाषा में आदमी होने की तमीज़ है। धूमिल कविता को एक सार्थक वक्तव्य भी कहते हैं। यह सही कविता पहले एक सार्थक वक्तव्य होती है। आज की हालात में कविता के बदलते स्वरूप पर उनका वक्तव्य कविता घेराव में किसी बौखलाए हुए आदमी का संक्षिप्त एकलाप है, तथा कविता शब्दों की अदालत में अपराधियों के कटघरे में खड़े एक निर्दोष आदमी का हलफनामा है। कविता करना मंटो को मारना है। सम्मान एवं पुरस्कार। कविता 1975 ईस्वी में मध्य प्रदेश सरकार की साहित्य परिषद के द्वारा आजाद ज्ञान पुरस्कार प्राप्त। मरणोपरांत 1979 ईस्वी में कल सुनना मुझे काव्य संग्रह पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त। नक्सलबाड़ी कविता से। धूमिल की कविता नक्सलबाड़ी संसद से सड़क तक काव्य संग्रह से ली गई है। कविता स्वतंत्रोत्तर भारत की उस निराशाजनक हालात का चित्रण करती है जिसने नक्सलपंथी आंदोलन को जन्म दिया। यह कविता आज की अधःपतन होती राजनीति पर भी तीखा प्रहार करती है।
कविता की शुरुआत सहमत शब्द से और अंत आखिरकार शब्द से होती है। कविता में भूख का इलाज भोजन नहीं बल्कि नींद को बताया गया है, जो उस समय के त्रासदीपूर्ण गाथा की परिचायक है। कविता में जुबान को सहुआइन की जांच का भूल आने का मतलब है कि जिस व्यक्ति को स्वयं का नैतिक चारित्रिक पतन हो गया हो, वह भला नैतिकता की बात क्यों करेगा। कविता में कवि के दूसरे प्रजातंत्र की तलाश करने का अर्थ है नैतिक, सामाजिक एवं व्यवहारिक दृष्टि से परिष्कृत व्यवस्था। कविता मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित है। यहाँ दाहिना हाथ दक्षिणपंथी और बायां हाथ वामपंथी विचारधारा का प्रतीक है। कविता में आए जंगल शब्द वस्तुतः संसद के लिए प्रयुक्त हुआ है। कविता में सारी कुव्यवस्था के विरुद्ध केवल कविता को ही विपक्ष में खड़ा पाता है। मतदान के समय खून खराबा का होना देश में जंगल राज के होने का सूचक है। कविता के अंत में यह बताया है कि शासन और सत्ता के लोगों में इतनी नफरत भर दी है कि आज एक छोटा बच्चा भी पड़ोसी का गला काटने से नहीं हिचकता। मोचीराम कविता धूमिल के काव्य संग्रह संसद से सड़क तक से ली गई है। मोचीराम कविता संवादात्मक शैली में रचित है। यह कविता दलित, दमित, शोषित, पीड़ित आम लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। बाबूजी सच कहूँ मेरी निगाह में ना कोई छोटा ना कोई बड़ा। इस पंक्ति में आदमी का नजरिया शोषित पीड़ित व्यक्ति का दर्द, सामने वाले व्यक्ति को आंकने की क्षमता, समाज में समानता समरूपता आदि की बात कही गई है। कविता में जूते की नाप से बाहर नहीं होना वस्तुतः समानता का ही सूचक है। कविता में आज़ादी के पश्चात मोहभंग की स्थिति का भी जिक्र है। इसमें तथाकथित अमीर व्यावसायिक पूंजीपति को लालची, नाअक्लमंद, घमंडी, यहाँ तक कि हिटलर का नाती तक कहा गया है। कविता में जीवन जीने का एक सूत्र भी दिया गया है। जिंदा रहने के लिए कोई तर्क, कोई कारण, कोई ईमानदार वजह, कोई नियम और कानून, कोई सिद्धांत होना चाहिए। जो व्यक्ति नैतिकतावादी या सैद्धांतिक नहीं है उसे धूमिल वेश्याओं की दलाली करने जैसा बताया है। मोची के हाथ में जूता और रापी मजदूर वर्ग का प्रतीक है। कविता में नए मुहावरे, बिंब और प्रतीक गढ़े गए हैं। कविता का अंत चीख और चुप से होती है। चीख हमारी मुखरता का प्रतीक है और चुप बदहाल व्यवस्था के चुपचाप सहन करने की। तरह तरह जूते आना और आदमी की नवायत बतलाना का प्रतीकार्थ समाज में आर्थिक विषमता को बतलाना है। जूता में शक्तियों की शैली होना और आदमी के चेहरे पर चेचक का दाग होना समाज के तंगहाली में जीने वाले दलित, पीड़ित, शोषित लोगों का प्रतीक है। अक्षरों के आगे अंधे होना का अर्थ है जिस तरह अक्षर नहीं बदलते, ठीक उसी तरह कुछ लोग अन्याय के विरुद्ध न बोल केवल उसे सहते हैं। शब्द का मिलना शक्ति और मुखरता का प्रतीक है। कविता के अंत में यह बतलाने की चेष्टा की गई है कि समाज में विकृत केवल बुरे लोगों से ही नहीं बल्कि अच्छे लोगों के चुप रहने से भी आती है। अकाल दर्शन कविता से। अकाल दर्शन कविता भारत पाकिस्तान युद्ध के समय रची गई है। उस समय इंदिरा गांधी सत्ताहीन थी। अकाल दर्शन कविता की शुरुआत प्रश्न से होता है। कवि कहते हैं, भूख कौन उपजाता है, और चतुर आदमी बिना जवाब दिए बढ़ती जनसंख्या की ओर इशारा करता है। अकाल दर्शन कविता की रचना प्रश्न और आश्चर्य की शैली में की गई है। अकाल दर्शन का चालाक आदमी हिजमैन अर्थात सत्ताधारी प्रभुत्व वाले व्यक्ति हैं जो व्यवस्था का प्रतीक है।
अधःपतन होती व्यवस्था पर किए गए प्रश्न का उत्तर उस चालाक आदमी के पास बिल्कुल नहीं है। देश में बढ़ती जनसंख्या उस सत्ताधारी के लिए समस्या नहीं बल्कि उसके आराम पसंद की वस्तु है। कविता में गांधी शब्द नेहरू परिवार के शासन का प्रतीक है। कवि उस समय की अराजक स्थिति के कारण पूरे राष्ट्र को एक जंगल का प्रतीक माना है, जहाँ कोई कानून नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। कविता में सत्ताधारी की तुलना भेड़िया से भी की गई है। कविता में गीजा शब्द भोजन या खुराक का प्रतीक है। कविता में आए गाय शब्द हिंदू राष्ट्रवाद या सांप्रदायिक विभाजन का प्रतीक है। हाय शब्द देश की दुरावस्था अथवा खतरे का प्रतीक है। कविता में नारी सौंदर्य के माध्यम से भी सत्ता की कुरूपता को प्रस्तुत किया गया है। कविता में पस्त और तटस्थ शब्द जनता के लिए आया है, जो उसके अलगाव बोध को दर्शाता है। वस्तुतः कविता में यह बताया गया है कि क्रांति के लिए सर्वहारा, सर्वदलित और सर्वदमित की एकता और परस्पर सहानुभूति का भाव अनिवार्य है। कविता में छोटे बच्चे का शिशन जनता के क्रांति की धारणा में अर्थव्यवस्था का प्रतीक है। अकाल दर्शन कविता के माध्यम से जनता की चेतना को जागृत करने का प्रयास किया गया है। रोटी और संसद कविता से प्रश्नात्मक शैली में रचित रोटी और संसद कविता धूमिल का दूसरा काव्य संग्रह कल सुनना मुझे से ली गई है। कविता में 3 तरह के लोगों का जिक्र है। एक रोटी बेलने वाला, दूसरा रोटी खाने वाला और तीसरा रोटी के खेलने वाला। तीनों व्यक्ति प्रतीकात्मक अर्थ रखते हैं। रोटी बेलने वाला कृषक या मजदूर वर्ग का प्रतीक है, जो अनाज को उपजाता है या मजदूरी करता है। यह सर्वहारा वर्ग का प्रतीक है। दूसरा रोटी खाने वाला व्यक्ति उपभोक्ता वर्ग का प्रतीक है, जो मध्यम वर्ग भी कहा जा सकता है, जो इस तरह से पीसा जा रहा है। तीसरा रोटी से खेलने वाला व्यक्ति मुनाफखोर, सूदखोर, पूंजीपति वर्ग, सामंती आदि प्रभुत्वशील व्यक्ति का प्रतीक है। इस तीसरे आदमी को हम तानाशाही प्रजातांत्रिक अधिनायक का भी प्रतीक मान सकते हैं। रोटी आजीविका या भरण पोषण का प्रतीक है, जिससे तीसरा आदमी खेलता है, अर्थात चहुं और गरीबी, लाचारी, बेबसी, बेरोजगारी का आलम है, और यह तीसरा आदमी उसी हुकूमत पर अट्टहास कर रहा है। कविता में संसद निरीह प्राणी का प्रतीक है। इसके साथ बार बार उसी के रक्षक के द्वारा अमानुषिक व्यवहार किया जा रहा है। कविता में कवि कटघरे में खड़ा है, क्योंकि वह प्रश्न करता है। धूमिल की प्रसिद्ध काव्य पंक्तियाँ। लोहे का स्वाद लोहार से मत पूछो, उस घोड़े से पूछो जिसके मुंह में लगाम है। भल मनसाहत और मानसून के बीच खड़ा मैं ऑक्सीजन का खरीदार हूँ। मैं अपनी व्यवस्थाओं में बीमार हूँ। ना कोई प्रजा है, ना कोई तंत्र। यह आदमी के खिलाफ आदमी का खुला षड्यंत्र है। सुनसान गलियों में चोरों की तरह गुजरते हुए अपने आप से सवाल करता हूँ, क्या आज़ादी सिर्फ 3 थके हुए रंगों का नाम है, जिन्हें एक पहिया ढोता है, या कोई खास मतलब होता है? आपने यहाँ संसद तेल की अपने यहाँ संसद तेल की वह घानी है, जिसमें आधा तेल आधा पानी है। लगातार बारिश में भीगते हुए उसने जाना कि हर लड़की तीसरे गर्भपात के बाद धर्मशाला हो जाती है, और कविता हर तीसरे पाठ के बाद। कौन था वह जो कहता था कि सचमुच मजबूरी है, मगर जिंदा रहने के लिए पालतू होना जरूरी है? हाँ, मैं कवि हूँ। कवि यानी भाषा में भदे हूँ, इस कदर कायर हूँ कि उत्तर प्रदेश हूँ। हाँ, मैं कवि हूँ। कवि यानी भाषा में भदेश हूँ, इस कदर कायर हूँ कि उत्तर प्रदेश हूँ। हर तरफ कुआं है, हर तरफ खाई है। यहाँ सिर्फ एक आदमी देश के करीब है, जो या तो मूर्ख है या फिर गरीब है। 20 साल बाद मैं अपने आप से एक सवाल करता हूँ, जानवर बनने के लिए कितने सब्र की ज़रूरत होती है? और बिना किसी उत्तर के चुपचाप आगे बढ़ता जाता हूँ। नक्सल वाली कविता से। सहमत नहीं,
यह समकालीन शब्द नहीं, इससे बालिगों के बीच चालू मत करो। मुझे अपनी कविताओं के लिए दूसरे प्रजातंत्र की तलाश है। क्या मैं गलत कहा? आखिरकार इस खाली पेट के सिवा तुम्हारे पास वह कौन सी सुरक्षित जगह है जहाँ खड़े होकर तुम दाहिने हाथ की साजिश के खिलाफ लड़ोगे? यह एक खुला सच है कि आदमी दाएं हाथ की नैतिकता से इस कदर मजबूर होता है कि तमाम उम्र गुजर जाती है, मगर गांड सिर्फ बायां हाथ ही धोता है। और वह सड़क समझौता बन गई है जिस पर खड़े होकर तुम कल तुमने सांसद को बाहर आने के लिए आवाज़ दी थी। उसकी आंखों में चमकता हुआ भाईचारा किसी भी रोज़ तुम्हारे चेहरे की हरियाली को बेमुरब्बत चाट सकता है। मोचीराम कविता से। बाबूजी, सच कहूँ मेरी निगाह में ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा। मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है जो मेरे सामने मरम्मत के लिए खड़ा है। आजकल कोई आदमी जूते की नाप से बाहर नहीं है। मुझे हर वक्त यह ख्याल रहता है कि जूते और पैसे के बीच कहीं न कहीं एक अदद आदमी है जिस पर टाके पड़ते हैं। और बाबूजी, असल बात तो यह है कि जिंदा रहने के पीछे अगर सही तर्क नहीं तो रामनामी बेच कर या रंडियों की दलाली करके रोजी कमाने में कोई फर्क नहीं है। वह सोचता है कि पैसा एक जाति है और भाषा पर आदमी का नहीं, किसी जात का अधिकार है। मैं जानता हूँ कि इंकार से भरी हुई चीख और समझदार चुप दोनों का मतलब एक है। भविष्य गढ़ने में चुप और चीख अपनी अपनी जगह एक की किस्म से अपना अपना कर्ज अदा करते हैं। अकाल दर्शन कविता से। भूख कौन उपजाता है? वह इरादा जो तरह देता है। मैंने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, बच्चे तो बेकारी के दिनों की बरकत हैं। और सहसा मैंने पाया कि खुद अपने सवालों के सामने खड़ा हूँ और उस मुहावरे को समझ गया हूँ जो आज़ादी और गांधी के नाम पर चल रहा है, जिससे न भूख मिट रही है न मौसम बदल रहा है। लोग बिलबिला रहे हैं, पेड़ों को नंगा करते हुए पत्ते और छाल खा रहे हैं, मर रहे हैं, दान कर रहे हैं। मैंने जब उससे कहा देश शासन और शासन, उन्होंने मुझे टोक दिया। अक्सर ये मुझे अपराध से असली मुकाम पर अंगुली रखने से मना करते हैं, जिनका आधे से ज़्यादा शरीर भेड़ियों ने खा लिया है। वे इस जंगल की सराहना करते हैं। भारतवर्ष नदियों का देश है, मगर वे हैं कि असलियत नहीं समझते। अनाज में छिपे उस आदमी की नीयत नहीं समझते जो पूरे समुदाय से अपनी गिजा वसूल करता है, कभी गाय से कभी हाथ से। हाँ, मैं सोचने लगा हूँ कि इस देश में एकता युद्ध की और दया अकाल की पूंजी है। क्रांति यहाँ के असंगत लोगों के लिए अबोध बच्चे के हाथ की जूजी है। रोटी और संसद कविता से। हाँ, एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है और तीसरा आदमी भी, जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है, वह सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूँ, यह तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। मेरे देश की संसद मौन है।